नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आप देख रहे हैं NowCookingNews.com का यूट्यूब संस्करण। आज हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन की। भारत में लॉकडाउन लगा था 2020 में। हम सब ने देखा था कि एक दिन आए हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने घोषणा की। पहले जनता कर्फ्यू की बात की, उसके बाद में उन्होंने धीरे से लॉकडाउन घोषित कर दिया। और उस लॉकडाउन के दौरान भारत में और सड़कों पर पूरी तरह से कर्फ्यू वाले हालात थे। वो कर्फ्यू से भी ज़्यादा कर्फ्यू था, क्योंकि सड़कों पर लोगों को बुरी तरह पीटा जा रहा था और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थीं। उस पूरे लॉकडाउन के एपिसोड में एक साल के अंदर हमने क्या खोया, क्या पाया, इसका असेसमेंट करने का बनता था, जो हुआ नहीं है। अभी तक असेसमेंट को लेकर सब मौन है और कोई भी आदमी ये बात करना नहीं चाहता कि लॉकडाउन में कुछ बेहतर हुआ या कुछ ख़राब हुआ। लॉकडाउन इस देश को कितना भारी पड़ा और लॉकडाउन के कारण कितना नुकसान इस हिंदुस्तान के आम आदमी का हुआ। फुटकर छिटपुट रिपोर्ट्स आईं, कुछ जीडीपी के आंकड़े आए, कुछ दूसरी चीज़ें आईं, लेकिन उतने भर से आप लॉकडाउन की भयावहता को भूल नहीं सकते और आपको उस पर भी बात करनी पड़ेगी। आज मैं कुछ पुरानी यादें लेकर आ रहा हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस देश में अगर अमेरिका में लोग बड़ी संख्या में नौकरियाँ छोड़ रहे हैं, तो इस देश में किस तरह की तबाही आई थी और इस देश के लोगों के मन में नौकरियों को लेकर क्या विचार होगा, काम धंधों को लेकर क्या विचार होगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाइए। उस UPI ID को लेकर आप किसी भी एप्लीकेशन से, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो गूगल पे हो या कोई भी एप्लीकेशन हो, उसके ज़रिए आप हमको भुगतान कर सकते हैं। फ़ोन पे हो या कोई भी हो, हर एप्लीकेशन, हर UPI एप्लीकेशन इस पर काम करेगी। यहाँ तक कि आपका जो है भीम UPI भी इस पर काम करेगा। लॉकडाउन के दिन आपको याद करने चाहिए। मैं बहुत लॉकडाउन की दर्द भरी चीज़ें आपको याद दिलाने वाला हूँ, वो हालात याद दिलाने वाला हूँ जिन्होंने लॉकडाउन को दर्दनाक बना दिया था। और उस सब पे जाने से पहले मैं लॉकडाउन के जो दुष्परिणाम हुए इस मुल्क पर, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। आम लोगों पे इसका जो असर हुआ उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। आम जनता कैसे तबाह हुई इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। आपको बताऊँ कि सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने सुसाइड किया 2020 में, वो कौन लोग थे? एक सामान्य सा जवाब आता है कि किसान रहे होंगे, क्योंकि किसानों की आत्महत्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन किसानों से भी ज़्यादा अभागे अगर 2020 में कोई लोग थे तो इस देश के कर्मचारी थे, इस देश के दैनिक वेतन भोगी थे। जो डेली वेजेस वर्कर रोज़ काम करते हैं, उनको रोज़ वेतन मिलता है। जिनको जिस दिन काम करते हैं उस दिन वेतन मिलता है। कुछ लोग गाड़ी ठेला चलाने वाले थे, कुछ लोग दूसरे काम करने वाले थे, रिक्शे वाले थे। और वो सब लोग 2020 में वो सबसे ज़्यादा अभागे लोग थे, जिन्होंने कोई विकल्प ना बचते हुए आत्महत्या को एक बेहतर विकल्प मान लिया। मेरी राय में एक अच्छा विकल्प नहीं है। सबसे ज़्यादा लोग मरे वो डेली वेजेस वर्कर थे। मैंने आपको बताया, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भारत सरकार का एक संस्थान है, जो पूरी दुनिया में किसी भी प्रकार के जो अपराध होते हैं, मृत्यु होती हैं, उनका डाटा अपने पास रखता है। हाल ही में उसकी रिपोर्ट आई थी। उसकी रिपोर्ट को लेकर कुछ स्टोरीज़ मैंने और भी आपके लिए बनाई हैं। और ये स्टोरी बताती है कि 1,53,000 लोगों ने सुसाइड किया है, आत्महत्या की है 2020 में। जिस 2020 में ज़बरदस्त आतंक था कोरोना का, सड़कें सुनी थी, हर तरफ लोगों को घर से निकलने से रोक दिया गया था, कर्फ्यू का आलम था, लोग घर की बालकनी में खड़े होकर दिवालियाँ बना बना के काम चला रहे थे। उस देश के अंदर, उस भारतवर्ष में कोरोना वायरस का इतना आतंक होने के बावजूद कोरोना वायरस से जितनी मौतें नहीं हुई, उससे ज़्यादा मौतें लोगों की आत्महत्या करने के कारण हुई, सुसाइड के कारण हुई, खुद को ख़त्म कर लेने के कारण हुई, खुदकुशी के कारण हुई। भारत में जो 1,53,000 लोगों ने सुसाइड किए, जबकि कोरोना वायरस से 1,49,000 लोग ही मारे गए 2020 में। तीसरा आंकड़ा और आ जाएं तो जो लोग जिन्होंने आत्महत्या की है, उनमें सबसे ज़्यादा रोज़ कमाने खाने वाले लोग थे। 37,666 लोग ऐसे थे जो रोज़ कमाने खाने वाले थे, दिहाड़ी मजदूर थे, दिहाड़ी कर्मचारी थे।
और इन्होंने सबसे ज़्यादा सुसाइड किए। देखिए ये जो डाटा है इन सबको एक दूसरे से कनेक्ट करके देखिएगा। सबसे ज़्यादा मरने वाले कौन? दिहाड़ी मजदूर, रोज़ कमाने खाने वाले लोग, जिनको रोज़ाना के हिसाब से पैसा मिलता है वो लोग, जैसे कि दुकान पे काम करने वाले लोग, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, या कोई ऐसे काम करने वाले लोग जो मेहनत मजदूरी करते हैं। और दूसरा नंबर ऐसे लोगों का है इस भारत में जिन्होंने 27,635 लोग ऐसे जिन्होंने बीमारी के कारण सुसाइड किया। जब लॉकडाउन लगा हो, सारे अस्पतालों में तरह तरह के नियम चल रहे हों, आतंक बरपा हो और उसके बीच में कोई आदमी बीमार हो और कष्ट झेल रहा हो, और ऐसे में जब इतना पैनिक हो चारों तरफ आसपास कोरोना वायरस का, तो डॉक्टर भी मरीजों को नहीं देख रहा हो। अस्पतालों में जहां या तो कोरोना के मरीज़ जा रहे थे या दूसरे मरीजों को डॉक्टर अवॉइड कर रहे थे। बहुत सारे डॉक्टर्स अपना शहर छोड़ छोड़ के दूसरे शहर चले गए थे ताकि मरीज़ ना देखने पड़ें। और उस दौर में 27,635 लोगों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वो बीमारी से अपनी परेशान हो चुके थे। ये इस देश का आंकड़ा है। इस आंकड़े में थोड़ा सा और डिटेल में आप जाना चाहें तो ये आंकड़ा वो है जो डिस्क्लोज़ कर दिया सरकार ने किस कारण से आत्महत्या की गई, जबकि 31,000 लोगों की आत्महत्या का कारण सरकार ने बताया ही नहीं। एनसीआर भी 31,000 लोगों की मौत का कारण दबा गई है। 16,000 सुसाइड के कारण एनसीआरबी ने अज्ञात बताए हैं। अज्ञात कारण से आत्महत्या का केस करके रजिस्टर उसे बंद कर दिया गया, और 15,000 जो सुसाइड के मामले हैं उसमें अन्य मामले लिख दिए गए। अभी तक आपने जो आंकड़ा देखा उसके साथ में एक आंकड़ा और जोड़कर देखिए। रोज़ कमाने खाने वाला और छोटे काम करने वाला तो आत्महत्या ज़्यादा कर ही रहा था। किसानों से ज़्यादा आत्महत्या व्यापारियों ने भी की, छोटे बिजनेसमैन ने। यानी अगर आप कारणों को देखेंगे तो छोटा बिजनेसमैन जिस तरह से डूब रहा था इस लॉकडाउन के बीच में, उसके साथ साथ मजदूर भी डूब रहे थे। और इन दोनों ने ही अलग अलग जगहों पे दबाव महसूस किया। और जो व्यापारियों की आत्महत्या थी वो 11,716 व्यापारियों ने आत्महत्या की, जबकि किसानों की आत्महत्या इससे थोड़ी कम थी, वो 10,677 किसान थे। अब आप इस आंकड़े को ज़रा समझिए। भारत में इस लॉकडाउन के दौरान मरीज़ को इलाज नहीं मिल सका और वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गया। दुकानदार का कारोबार बंद हो गया, वो प्रेशर में आता चला गया। छोटे कारखानेदार का कारोबार बंद हो गया, वो प्रेशर में आता चला गया। और मज़दूर के पास चूँकि कुछ खाने कमाने को नहीं था, जो लोग दान कर रहे थे बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन हमेशा याद रखिए ये लोगों के किए हुए दान से जनता का भला नहीं होता, उसके लिए सरकार को अपना काम करना होता है। तो ऐसी हालत में ये जो काम था, जिस पूरी जो लोगों ने रहमत दिखाई है, उस पूरे रहम के बावजूद मज़दूर इस देश का आत्महत्या करने को मजबूर था। ये फैक्ट है। अब अगर आप कहेंगे तो मैं आपको आंकड़ा दे दूंगा कि इस देश में किस उद्योगपति की कितनी दौलत बढ़ी। मैं होमवर्क दे रहा हूँ, गूगल करके देखिएगा कि इस कोरोना के दौरान किस अरबपति ने कितना अपना कारोबार बढ़ा लिया। ये कौन सा चमत्कार है कि जब देश में कहीं कुछ बिक ही नहीं रहा है, दुकानें बंद हो रही हैं और मज़दूर बर्बाद हो रहे हैं, उस दौरान आपका कारोबार बढ़ जाए। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। और अगर आप इससे भी ज़्यादा सोचें, जो आत्महत्या करने वाले लोग थे उनको अगर जेंडर में आप नापें तो 71% लोग पुरुष थे। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर आत्महत्या के कारण आर्थिक नहीं होते तो पुरुष जो हैं वो अधिक आत्महत्या करने वालों की सूची में नहीं होते। कमाने वाले हमारे आम लोगों में पुरुष ही सबसे ज़्यादा होते हैं। अब आते हैं उस हालात पे, उन दृश्यावलियों पे, उस दौर पे जो हम सब ने देखा है। मैं कुछ दृश्यों को, कुछ चित्रों को आपको याद दिलाना चाहता हूँ। एक नौजवान जिसका कुछ महीने का, 1 या 2 महीने का बच्चा है, उसको गोद में लेकर दिल्ली से पटना की यात्रा कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि उसका बच्चा सुरक्षित रहे, और वो सड़क पर पैदल जा रहा है। पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में, जब लोग पैदल मार्ग से अपने घर जाते थे तो रास्ते में जंगल पड़ते थे, वो जंगली जानवरों का ख्याल रखते हुए जाते थे, और वो प्रेडिक्टेबल था कि जंगली जानवर कैसे नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन इस दौरान प्रेडिक्टेबल नहीं था। इस दौरान पुलिस उनकी दुश्मन बन के सड़कों पे खड़ी हुई थी और उनको बाकायदा पीटती थी।
ये सारी तस्वीरें हमने देखी हैं। इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चे पैदल पैदल हज़ारों किलोमीटर की यात्रा पर गए थे, ये भी हमने देखा है। बड़ी संख्या में महिलाएं अपने सर पर बोरियां रख के अपने घर का सफ़र तय कर रही थी, क्योंकि सारे के सारे यातायात के साधन सरकार ने बंद कर दिए थे। उसको लगता होगा कि इससे कोरोना फैलता है, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि जो लोग जो सड़कों पे जा रहे हैं उन लोगों के इस तरह से एक दूसरे के साथ में सफ़र करने से भी कोरोना फैल सकता है। जो जहां मिला उसे वहां गिरफ़्तार कर लिया गया, गिरफ़्तार क्या, डिटेन कर लिया गया, और कुछ बारात घर और दूसरी चीज़ें लगी हुई थी उसमें बंद कर दिया गया। बसों को पाने के लिए जिस तरह की मारामारी थी वो दृश्यावली हमने देखी है, और जब लोग उस मारामारी के तहत महानगरों के बस अड्डों पर पहुँच रहे थे तो जो नेताओं की आपस की राजनीति है वो भी हमने देखी है। हमने ये भी देखा है कि किस तरह से परिवारों का रैला एक से दूसरे देश के हिस्से की तरफ चला जा रहा था। हमने ये भी देखा है कि एक बेटी अपनी साइकिल पर बिठाकर अपने पिता को किस तरह अपने घर ले गई थी। इस तरह के सैकड़ों किस्से हमने देखे हैं और आज हम भूल चुके हैं, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ। याद कीजिए, बस की एक अदद सीट को पाने के लिए एक बाप अपने 4 या 6 महीने के बच्चे को पूरी उसकी जान का जोखिम लेकर उसको छत के ऊपर चढ़ा रहा होता था। हमको अफ़गानिस्तान में जब तालिबान की सरकार आती है और महिलाएं अपने बच्चों को एयरपोर्ट से बाहर निकालने के लिए, देश से बाहर निकालने के लिए अज्ञात हाथों में सौंप रही होती हैं, तो वो दृश्यावली दिखाई पड़ती है। लेकिन हम उस दृश्यावली को भूल जाते हैं जो हमने अपने ही देश में लॉकडाउन के दौरान देखी है। हम उन दृश्यावलियों को भूल जाते हैं जिसमें इसी देश में ये लोग अपने घरों की तरफ जा रहे थे और सड़कों पर उनको वाहन कुचल रहे थे। जब देश में लॉकडाउन था, आदमी सड़क पे पैदल चल नहीं सकता था, पुलिस वाले उसको पीटते थे, तो ये गाड़ियां कहाँ से आ रही थी जो सड़कों पर गांव वालों को कुचल रही थी? एक बड़ा सवाल है। गाड़ी सड़क पे आ सकती है, मज़दूर सड़क पे क्यों नहीं आ सकता है? 29,415 लोग सड़कों पर गाड़ियों से कुचल के मारे गए हैं। ट्रेन दुर्घटना में भी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। गांव वालों को बेचारों को पता नहीं था, वो उनको लगता था कि हम रेल की पटरी चले जाएंगे तो वहाँ पुलिस वाले नहीं मिलेंगे, वो हमको पीटेंगे नहीं, और वो पटरियों पर चलते चले गए। उन्हें क्या पता था कि मालगाड़ियों की आवाजाही चल रही है, बड़े लोगों की गाड़ियाँ इक्का दुक्का कभी भी आ सकती हैं, और इस धोखे में बड़ी संख्या में लोग रेल की पटरियों पर मारे गए हैं। ये हमारे देश में ही हुआ है। और ये पूरा जो मौत का तांडव चल रहा था, आप उसके बीच में उस व्यक्ति के तनाव की कल्पना करें जिस व्यक्ति ने आत्महत्या की होगी। एक आदमी है, उसका 5 लोगों का परिवार है, बहुत सारा सामान है, कुछ बोरी है, बंडल वंडल हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और उसको यहाँ से घर छोड़ना है क्योंकि उसके पास मकान मालिक को देने के लिए किराया नहीं है। एक ऐसी बीमारी का भय है चारों तरफ जिसका कुछ पता नहीं कल क्या करेगी, और उसको ये भी नहीं पता कि अब उसका दफ्तर, उसका कारखाना, उसकी फैक्ट्री, उसकी दुकान कब खुलेगी, जब वो दोबारा काम पे जाएगा। और इस पूरे की पूरी अनिश्चितता के बीच में, तनाव के बीच में उसका पैसा ख़त्म होता जा रहा है और वो सड़क पे निकल पड़ता है 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, गुजरात से, दिल्ली से, कोलकाता से, मुंबई से अपने घरों के लिए। तो जब वो सड़कों पर इस तरह का सफ़र करने के लिए मजबूर होता है, जब वो सड़कों पर निकलने के लिए इस तरह से निकल पड़ता है, तो आप उसके ऊपर उस मानसिक दबाव और प्रेशर की कल्पना कर सकते हैं। और उस मानसिक दबाव और प्रेशर को जो लोग कम्बैट नहीं कर पाए, जिसका मानसिक रूप से मुकाबला नहीं कर पाए, ये वो लोग हैं जिनके आंकड़े मैंने अभी आपको बताए हैं। हो सकता है हम बहुत सारी ताली बजाएं, बहुत सारा जिंदाबाद करें दोबारा दिवाली मनाने। हो सकता है कि हम फिर से कांग्रेस, बीजेपी और लेफ़्ट और राइट की राजनीति में उलझ जाएं। हो सकता है कि हम एक पार्टी और दूसरी पार्टी को दोषी और गैर दोषी ठहराते रहें। हो सकता है कि हम और भी दूसरी तरह की बातें करते रहें और कहते रहें कि हम इसका दोष नहीं है, उसका दोष नहीं है, सरकार क्या करती, प्रधानमंत्री क्या करते। लेकिन ये एक ऐसा सवाल है कि आपने जिस बीमारी से बचने के लिए जो तरीके अपनाए थे, उन तरीक़ों ने बीमारी से ज़्यादा लोगों को मार डाला। इस फैक्ट का जवाब कौन देगा? ये एक ऐसा मैनेजमेंट है जिसमें कि आप एक आदमी को बचाने के लिए कई आदमियों की जान दांव पे लगा दें। ये उस तरह का प्रबंधन था जो गलत था। लॉकडाउन लगाना साइंटिफिकली एक सही चीज़ है, लेकिन उसको लागू करने का एक तरीका होना चाहिए था जो गलत था।
लोगों को आपने घरों में बंद कर दिया और एक दिन इकट्ठे 7वें दिन, 8वें दिन, 15 दिन में एक दिन उनको बाज़ार खोलते थे और भीड़ की भीड़ लोग जाते थे। और कोरोना का संक्रमण क्या उससे नहीं होना था? इतने सारे संक्रमण फैलाने के बावजूद लोग मरे, और कोरोना से ज़्यादा लोग लेकिन आत्महत्या से मर रहे हैं, कोरोना उससे ज़्यादा लोग सड़कों पे कुचले जा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक सोचने का विषय है कि क्या हमने लॉकडाउन से हासिल किया? क्या लॉकडाउन करना एक राष्ट्रीय गौरव का विषय था? क्या भारत में कुछ लोगों की नियति, कुछ लोगों का भविष्य और कुछ लोगों का भाग्य यही बन गया है कि उनको हर हालत में गलत चीज़ों को जस्टिफाई करना है? नोटबंदी हो, बर्बादी हो, उनको उसकी तारीफ़ करनी है। लॉकडाउन के कारण लोग तबाह हों, उसकी तारीफ़ करनी है। क्या वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं या उनके ब्रेन्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है? ये एक अलग सवाल है, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि इस देश को लॉकडाउन ने बहुत तबाह किया, और वही जानकारी मैं आपके पास लेकर आया हूँ। मैंने इस प्रोग्राम के दौरान बहुत सारे टेलीफ़ोन नंबर स्क्रॉल पे चलाए हैं, और इस पूरी एक उदासी भरे वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि कुछ लोगों के दिमाग पर इसका बुरा असर पड़े, और कुछ लोगों को लगे कि शायद आत्महत्या करने जैसे भाव आएँ या कुछ नकारात्मक सोच मन में आए। आपके आसपास भी कुछ लोगों के मन में अगर ऐसी सोच आती है तो बिना देरी किए ये जो फ़ोन नंबर मैंने स्क्रीन पे चलाए हैं अलग अलग शहरों के, उन फ़ोन नंबरों पे फ़ोन करके हेल्पलाइन से मदद लें और सुसाइड को प्रिवेंट करें। ये मैं एक ज़िम्मेदार पत्रकारिता के तौर पर साथ में आपको वो जानकारी दे रहा हूँ जिसके ज़रिए अगर सुसाइड जैसे ख़यालात आएँ तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, वीडियो को शेयर करें, उसी के ज़रिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर हैं तो लाइक ज़रूर करें। नॉकिंग न्यूज़ चैनल पे 7 दिन के लिए एक स्ट्राइक आया हुआ है, किसी एक वीडियो पर आपत्ति थी यूट्यूब को, तो 7 दिन तक हम उस पर वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे, इसलिए वहाँ पर आपको पूरे 7 दिन आज से कोई भी कंटेंट नहीं मिलेगा। ये वीडियो इसी चैनल पे आएगा।